नॉर्थ इंडिया 1525 से 1555 के बीच में देखते हैं, बहुत छोटा टाइम है बट बहुत मुगल एम्पायर के लिए बहुत कंसिडरेबल टाइम था। जो मंगोल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है ना 14वीं सदी में, इससे क्या होता है, तैमूर यूनाइट करता है ईरान एंड तुरान को वंस अगेन। तैमूर की डेथ हो जाती है 1405 में। तैमूरिद इसके बाद जो एम्पायर था वो रैपिडली डिक्लाइन करता है सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में। ठीक है, जो तैमूरिद का ट्रेडिशन था ना एम्पायर को पार्टीशन करने का, उससे क्या होता था, जो सक्सेसिव प्रिंसिपैलिटीज़ बनती थी उनमें इनफाइटिंग हो जाती थी। तुर्किश मंगोल ट्राइब 10 बेग्स जो थे वो थ्रस्ट कर रहे थे ट्रांस ऑक्सियाना के रीजन में। उज़्बेक्स थ्रस्ट कर रहे थे ट्रांस ऑक्सियाना के रीजन, जो सुन्नी थे। सफ़ाविद डायनेस्टी जो शिया थी वो न्यू इन ईरान, ठीक है, वो भी डोमिनेंस असर्ट कर रहे थे अपने। ऑटोमन तुर्की ईस्ट यूरोप एंड इराक ईरान के रीजन में। अब सीन सेट हो चुका था एशिया में कन्फ्लिक्ट का 16वीं सदी में। और जो बाबर था ना तैमूरिद प्रिंस, वो उसने अटेम्प्ट करा कि समरकंद को किसी भी तरह अपने अंडर ले लिया जाए, बट वो फेल हो गए। तो इसीलिए वो फोर्स हो गया इंडिया की तरफ देखने के लिए। वाई बाबर केम टू इंडिया, इकोनॉमिक रीजंस थे। इंडिया की जो फैबुलस वेल्थ थी, गोल्ड रिचेज, उसकी कहानियाँ बाबर ने सुन रखी थी। बाबर ने काबुल को कनकर करा 1504 में, बट काबुल के जो मियाग्र रिसोर्सेज थे ना वो उसको प्रोवाइड वेल नहीं कर रहे थे उसके बेग्स को और उसके किंग्समैन को। ठीक है, और एप्रीहेंसिव थे उस बेग के अटैक के काबुल पे, तो उसके बाद बाबर कहीं का नहीं रहता। तो इंडिया एक गुड रेफ्यूज हो सकता था जो उसे सूटेबल बेस प्रोवाइड करे ऑपरेशंस का उज़्बेक्स के खिलाफ। उज़्बेक्स ने समरकंद के अटेम्प्ट को उसको फेल कर दिया था, इसीलिए उज़्बेक्स और बाबर में दुश्मनी थी। अब जो सिकंदर लोदी था वो 1517 में डेथ हो गई उसकी। एंड इब्राहिम लोदी अटेम्प्ट टू क्रिएट लार्ज सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, इसने ऐलान कर दिया जो अफगान चीफ्स थे ना और राजपूत को। सिकंदर लोदी के एम्बिशंस के खिलाफ अपना इसको आगाह हुए अपने अफगान चीफ्स और राजपूत। अब बाकी क्या होता है, जो अफगान चीफ थे ना दौलत खान लोदी पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, इनवाइटेड बाबर टू इंडिया। ठीक है, जैसे बाकी लोग इनवाइट खेल रहे थे ना, जैसे राणा संघा ने भी इनवाइट किया बाबर को कि इंडिया में आओ भाई, ऐसी दौलत खान लोधी अफगान चीफ ने भी इनवाइट किया भाई आओ भाई इंडिया में बाबर को। तो बाबर के पास काफ़ी सारे इकोनॉमिक रीजंस भी था, ठीक है, उसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे, एंड देन उसके पास ओपन इनविटेशंस भी थे इंडिया में आने के। अब बैटल ऑफ पानीपत होती है 20 अप्रैल 1526, 24 26। अब बाबर जो था उसने अपनी स्ट्रांगली डिफेंडेड पोजीशन थी, इस बाबर इसको इससे इब्राहिम सरप्राइज हो गया कि उसने एक्सपेक्ट किया था एक मोबाइल मोड ऑफ वॉरफेयर होगा जैसे सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स हैं वो मोस्टली करते हैं यूज़ ऑफ। बट यहाँ पे बाबर ने क्या कर रखा था, कार्ड्स का यूज़ कर रखा था डिफेंडिंग वॉल बनाने के लिए, डिचेस बना रखी थी। दो ऑटोमन जो मास्टर गनर भी थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। ठीक है, अब बाबर ने ऑलरेडी क्या कर रखा था, बिकेम मास्टर ऑफ पंजाब, तो वो पहले ही बन चुका था। एंड नाउ बाबर्स कंट्रोल अंडर इंटायर एरिया, अंडर दिल्ली एंड आगरा के जो अंडर इंटायर एरिया थे ना, अब उस पर बाबर का कंट्रोल हो गया था। कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, जैसे जो बाबर के बेग्स थे ना वो लॉन्ग कैंपेन के इन इंडिया के हक में नहीं थे। ठीक है, बाबर पीपल ने भी रिमार्केबल हॉस्टिलिटी शो करी क्योंकि उनकी यादों में तैमूर अभी भी जिंदा था। जो ब्रोक बाबर ने क्या किया इस पानीपत की लड़ाई में, लोधी बाबर को ब्रेक कर दिया एंड नाउ हैड टू वेस्ट 2 more wars। अब ना बाबर को ना 2 वॉर और करनी थी, राणा संघा ऑफ मेवाड़ के खिलाफ और ईस्टर्न अफगान्स जो जौनपुर के अराउंड है ना उनके खिलाफ करनी थी ताकि वो अपना हक जमा सके। तो दूसरी बैटल होती है बैटल ऑफ खानवा। अब इसमें राणा संघा को बाबर मजा चखाएगा। बैटल ऑफ खानवा अगले साल ही हुई 1526 के। क्या होता है ना, आफ्टर बैटल ऑफ गगरौन,
जिसमें बैटल ऑफ गगराउन हुई 1519 में। उसमें राणा संगा जो होता है वो राणा संगा डिफीट कर देता है मालवा को और अनेक्स कर लेता है ईस्टर्न मालवा और इंक्लूडिंग चंदेरी को। तो अब जो राणा संघा का मालवा का ईस्टर्न इलाका कब्जा करने के बाद ना, बैटल ऑफ गगराउन के बाद राणा संघा ऑल पावरफुल हो चुका था। ठीक है, इन्फ्लुएंस उसका ग्रेजुअली आगरा तक बढ़ गया था। ऑलमोस्ट ऑल राजपूत रूलर जो थे, ठीक है, इंक्लूड महमूद लोधी भी, जो इब्राहिम लोधी का भाई था, वो भी रूलर ऑफ मेवात, ठीक है, हसन खान मेवाती, मेवात का राजा हसन खान मेवाती, महमूद रूलर और सब राजपूत के राजा सब थे राणा संघा के पीछे। ठीक है, तो बाबर ने डिक्लेयर कर दी वॉर राणा संघा से जिहाद छेड़ने के नाम पे। और इससे क्या हुआ, वॉर सिक्योरिंग हिम पोजीशन इन दिल्ली आगरा रीजन। बाबर लड़ाई जीतता है और वो उसको मदद करता है कि वो दिल्ली राजा आगरा के रीजन में अपनी वॉर सिक्योर कर पाया, रीजन सिक्योर कर पाया। अब बाबर जो था उसने चेन्स ऑफ फोर्ट्स को कॉन्कर करा। कौन से? ग्वालियर, ढोलपुर एक्सेट्रा, ईस्ट ऑफ आगरा। अब ग्वालियर ढोलपुर एनेक्स करा उसने अलवर के लार्ज पार्ट्स को। ठीक है, जो रूलर ऑफ मेवात था ना, मेवात में आता होगा, तो लार्ज पार्ट ऑफ अलवर को उसने अनेक्स कर लिया फ्रॉम हसन खान मेवाती। कैंपेन करा अगेंस्ट मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा, मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा के अगेंस्ट, मेदिनी राय के अगेंस्ट कैंपेन किया। अलवर में हसन खान मेवाती के अगेंस्ट बहुत सारे फोर्ट्स ईस्ट ऑफ आगरा में, ग्वालियर, ढोलपुर एक्सेट्रा। अपना जीडी ए एन डैम, ग्वालियर ढोलपुर अलवर मालवा, जी डैम, ग्वालियर डैम। बाबर ने ग्वालियर डैम पे कब्जा कर लिया आगरा के लिए। अब जो अफगान थ्रेट क्या था, अफगान ईस्ट यूपी में ना, वो उनको बैक कर रहा था नुसरत शाह, जो हुसैन शाही डायनेस्टी में था ना राजा, सुल्तान ऑफ बंगाल था 1590 से 1533 तक। तो नुसरत शाह, जिसे सिकंदर भी कहते थे, सिकंदर अफगान की मदद कर रहा था ईस्ट यूपी में। तो ये अफगान इन ईस्ट यूपी बैक्ड बाय नुसरत शाह आउटस्टिड सम मुगल ऑफिशियल्स इन ईस्ट यूपी। अफगान हेल्ड महमूद लोधी एज देयर लीडर, उन्होंने अपने महमूद लोधी को लीडर डिक्लेयर कर दिया। एंड उनकी कंबाइंड फोर्सेस विद नुसरत शाह जो हो गई ना, अब वो बाबर को फेस करने के लिए तैयार थी रिवर घाघरा पे। डिसाइसिव विक्ट्री होती है, बाबर वॉज पुट फॉरवर्ड, इनडिसाइसिव विक्ट्री होती है, मतलब कोई जीत नहीं पाता, क्लियर विक्ट्री नहीं हो पाती बाबर की। ठीक है, तो बाबर ने क्या, एक ट्रीटी साइन करके, कि फ्रेंडली ट्रीटी साइन करके एक वेक क्लेम ऑफ सुजैरिनिटी ओवर बिहार ये लेकर, बट लेफ्ट मोस्ट इन हैंड्स ऑफ अफगान चीफ। ठीक है, बट वो काफ़ी वेक क्लेम ही था। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर एडवेंट क्या हुआ, सिग्निफिकेंस ये था बाबर के एडवेंट का, जो कंट्रोल ऑफ काबुल और कांधार था ना, पहली बार कुशान रूल के बाद ना, वो नॉर्थ इंडियन एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट बना, काबुल और कंधार। इससे क्या हुआ, इससे एंट्री पॉइंट्स थे ना जो इन्वेडर्स के, उन पर कंट्रोल नॉर्थ इंडियन एम्पायर का हो गया। तो इससे अगले 200 साल तक एक्सटर्नल एविएशन से छुट्टी मिल गई। टू टाउन्स स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो ना स्टार्ट है, ये दोनों टाउन है ना, काबुल और कांधार, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कारवान्स के लिए जो चाइना जा रही होती है ना, या मेडिटेरियन सी पोर्ट। ठीक है, तो इससे फॉरेन ट्रेड प्रमोट हुआ बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है, इसने लोधीज की पावर तोड़ दी और राजपूताना कॉन्फेडरेसी अंडर राणा संघा ऑफ मेवाड़ की भी डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, बैलेंस ऑफ पावर, और ऑल इंडिया एम्पायर स्थापित करने के लिए पहला कदम रख दिया। स्किल्ड कॉम्बिनेशन जो था ना, आर्टिलरी, कैवेलरी और गन पाउडर का, उसने रैक मचा दी। डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड, बाबर की फोर्स ने काफ़ी अच्छा वॉर परफॉर्मेंस किया। इसने दिल्ली क्राउन की जो प्रेस्टीज थी वो वापस स्टेब्लिश कर दी, जो तैमूर की इन्वेजन के बाद खास करनी थी। ठीक है,
वो डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान एंड तैमूर भी माने जाते थे, इसीलिए उनकी प्रेस्टीज और भी ज़्यादा थी। ये बेग्स के अमंग और सोल्जर बेग पॉपुलर अमंग बेग्स एंड सोल्जर्स, पर्सनल क्वालिटीज़ के कारण भी ये काफ़ी फेमस रहा। एक तो काबुल गांधार, दूसरा राजपूताना की पावर और लोधी की पावर तोड़ दी, तीसरा आर्मी गन पाउंड्री और मिलिट्री, चौथा दिल्ली क्राउन की प्रेस्टीज, बेग्स और सुल्तान्स के बीच पर्सनल क्वालिटी जैसे कि शेयर हार्डशिप विद सोल्जर्स, जैसे कि एक बार वो किसी कैंपेन पे जा रहे थे, उसके अंदर जो उसके वो थे ना एलिफेंट्स वगैरह घोड़ों के वगैरह के पाँव, वो बर्फ़ के अंदर धंस रहे थे, तो वो अपने सोल्जर्स के साथ बाबर खुद ही उतर गया टू ट्रैम्पलिंग स्नो विद सोल्जर, ताकि उसके हॉर्स जो है वो पास कर सके। अकबर ये जो बाबर था वो वाइन का शौकीन था, गुड कंपनी का शौकीन था, वॉज अ गुड एंड मैरी कंपेनियन। ठीक है, मज़ा आता था बाबर के साथ। बट वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी था और हार्ड टास्क मास्टर भी था, तभी तो इतना सक्सेसफुल हुआ। ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था वो, बट बाइगॉट नहीं था। ठीक है, और उसके रिलीजियस डिवाइंस लेड नहीं कर रहे थे उसे। ओनली फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शंस, इसकी जो कोर्ट थी ना उसमें थियोलॉजियंस या सेक्टेरियन स्ट्राइफ की जगह नहीं थी। उसने टाइटल लिया, टाइटल ऑफ गाजी, एंड कॉल फॉर जिहाद अगेंस्ट राणा संगा। ठीक है, ये जिहाद के लिए कॉल ना वैसे तो पॉलिटिकल रीजंस के ही लिए थी। वो बाइगॉट था बट नॉट अ बाइगॉट, सुन्नी ऑर्थोडॉक्स था बट नॉट अ बाइगॉट। वो डीपली लर्नड था। ठीक है, अरबिक और पर्शियन में, एंड अ वेरी फेमस राइटर एंड वेरी फेमस राइटर इन तुर्किश लैंग्वेज। पर्शियन और अरबिक उसे आती थी और काफ़ी फेमस राइटर था वो अरबिक और तुर्किश लैंग्वेज में। ही वॉज अ प्रोज राइटर, प्रोज लिखता था। एंड हिज फेमस मेमोयर तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, तुर्किश लैंग्वेज तुजुके बाबरी, प्रोज राइटर, अरबिक पर्शियन प्रोज तुर्किश तुजुके बाबरी, अरबिक पर्शियन प्रोज तुर्किश तुजुके बाबरी, अरबिक पर्शियन प्रोज तुर्किश तुजुके बाबरी। हिज अदर वर्क्स, कौन से इसके अदर वर्क्स? मसनावी, तुर्किश ट्रांसलेशन ऑफ वेल नोन सूफी वर्क। बाबर के और कौन से काम? तो तुजुके बाबरी याद रखना है, तुजुके बाबरी मंसावी, तुजुके बाबरी मंसावी, प्रोज राइटर, पर्शियन एंड अरब, तुर्किश लैंग्वेज, ये सब याद रखना है। बाबर एक नेचुरलिस्ट था। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया उसके डिटेल में डिस्क्राइब करा गया। उसने फॉर्मल गार्डन, बहुत सारे फॉर्मल गार्डन बनाए जिसमें रनिंग वाटर हुआ करता था, और गार्डनिंग का ट्रेडिशन ना बाबर ने स्टैब्लिश करा। जो अब हुमायूं की कनकेस्ट होती है गुजरात की, एंड टसल विद शेरशाह। ठीक है, हुमायूं गद्दी पे आएगा और उसकी गुजरात के लिए टसल होगी, और गुजरात के लिए कनकेस्ट करेगा और फिर टसल होगी शेरशाह के साथ। अब देखते हैं। हुमायूं जो था ना वो सक्सीड करा बाबर को 1530 में, 1526 में आया, 30 में बाबर गया। उसको काफ़ी सारे चैलेंजेस, एक तो वो काफ़ी छोटा था, 23 की उम्र थी, और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कंसोलिडेट भी नहीं हुआ था, फाइनेंसेस भी प्रिकेरियस ही थे, रैपिड ग्रोथ हो रही थी अफगान पावर की ईस्ट में। और जो बहादुर शाह था ना, बहादुर शाह वन, रूलर ऑफ गुजरात, सुल्तान ऑफ मुजफ्फरीद डायनेस्टी, बहादुर शाह, मुजफ्फरीद डायनेस्टी, बहादुर शाह मुजफ्फरीद डायनेस्टी। तो तैमूरिद की जो लेगेसी ऑफ डिवाइडिंग एम्पायर अमॉन्ग सन्स, इससे क्या हुआ था ना, बाबर ने फेवर तो किया नहीं था पार्टीशन, वो तो चाहता नहीं था, बट काउंसिल्ड हुमायूं कि अपने भाइयों का ध्यान रखना और उन्हें काइंडली केटर करना। तो काबुल और कांधार ना अपने यंग भाई कामरान को दे दिया गया। काबुल कांधार काबुल कामरान, कांधार काबुल कामरान, कांधार काबुल कामरान, कांधार काबुल कामरान। बट ही मार्च्ड ऑन लाहौर एंड मुल्तान एंड कैप्चर देम टू। ठीक है, कामरान को काबुल कांधार चुपचाप दे दिया गया था क्योंकि बाबर कह के मरा था अपना हुमायूं को ना। बट कामरान की जो इच्छा थी ना वो लाहौर और मुल्तान पे भी उसने मार्च कर दिया। अब देखो, हुमायूं को वैसे गुस्सा तो बहुत आया, बट हुमायूं ने सोचा कि चलो ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर अपना सिक्योर हो जाएगा, और अभी तो हाल फिलहाल में कामरान कुछ रिवोल्ट भी नहीं करेगा। बट हाँ,
उसको समझ आ गया कि अगर ऐसे अलाउ करने दिया तो ऐसे तो मेरे और भाई भी कब्जा कर लेंगे और मेरी चलेगी बिलेगी नहीं, ठीक है। बट अभी उसने सोचा कि इट्स नॉट राइट साइड, ठीक है। अभी अफगान की पावर भी ईस्ट में तोड़नी है, बहादुर शाह को भी कब्जे में लेना है, अभी कामरान से लड़ाई मोल नहीं ले सकते। तो जो हुमायूं था ना, वो सिविल वॉर नहीं चाहता था कामरान के साथ, इसलिए हुमायूं अब वो फ्री था अपनी एनर्जी ईस्ट में डिवोट करने के लिए। अब हम बहादुर शाह देखते हैं, जो मुजफ्फरी डायनेस्टी का गुजरात में बैठा था ना 1526 से 35। चलो देखते हैं। पहले इसने क्या करा, फर्स्ट कनकर्ड मालवा, अपना पहले मालवा कनकर किया और फिर चित्तौड़ को बिसीज करके बैठ गया, ठीक है। अब चित्तौड़ की जो रानी थी कर्णावती, जो राणा संघा की विडो थी, उसने राखी भेजी हुमायूं को और कॉल फॉर प्रोटेक्शन। हुमायूं ने आगरा से ग्वालियर गया। हुमायूं मूव फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर और बहादुर शाह ने क्या, लेफ्ट फोर्ट विद इंडेमनिटी, ठीक है। रेफ्यूज टू ऑल हु फियर हेटेड मुगल एंड सप्लाई, जो भी मुगल को हेट करता था या मुगल से डरता था सबको रेफ्यूज दे रखा था बहादुर शाह ने। और सप्लाई कर रहा था आर्म्स एंड मेन तातर खान को, जो इब्राहिम लोदी का कज़न था। तातर खान को हथियार भेज रहा था और लोगों को पनाह दे रहा था। हु एम्स टू इन्वेड आगरा, तातर खान आगरा में इन्वेड करना चाहता था। अब जो हुमायूं था ना, हुमायूं इन्वेडेड मालवा। हुमायूं ने मालवा को क्यों इन्वेड किया, बिकॉज बहादुर अबैंडन चित्तौड़, नहीं नहीं, हुमायूं ने इन्वेड किया मालवा को। इससे क्या हुआ, जो बहादुर था ना बहादुर शाह, उसने अबैंडन कर दिया चित्तौड़ को। अरे चित्तौड़ मतलब वही कैपिटल मान लो मालवा की, ठीक है। चित्तौड़ का किला मालवा में था। तो बहादुर ने जैसे ये मालवा को इन्वेड किया ना, राणा संगा की पत्नी ने उसको भेजा था, तो जो बहादुर था उसने अबेंडन कर दिया चित्तौड़ को और मांडू भाग गया। अब वो मांडू में पहुंचा अपना बाबर, तो वहाँ पे से चंपानेर भाग गया, चंपानेर से अहमदाबाद, देन काठियावाड़, वो भागता ही रहा। कहीं उसने मालवा सीएम सीएम के चित्तौड़, मांडू, चंपानेर, अहमदाबाद, काठियावाड़, सीएम के लार्ज ट्रेजर्स एट मांडू एंड चंपानेर फेल इनटू हुमायूं हैंड्स, ठीक है। गुजरात एंड मालवा लॉस्ट एज क्विकली एज बीन गेट। बहादुर शाह तो भग रहा था इधर से उधर, तो गुजरात और मालवा पे कब्जा हो गया। मालवा भी रानी कर्णावती ने उसको बुला रखा था, तो गुजरात और मालवा जितनी जल्दी आए ना इसके अंदर, उतनी ही जल्दी चले गए। चित्तौड़ मेवाड़ का हुआ, हाँ। या ये यहाँ गलत लिखा हो सकता है, मेवाड़ भी हो सकता है, एक बार चेक करना। गुजरात एंड मालवा लॉस्ट एज क्विकली एज दे वर गेन्ड। गुजरात लेफ्ट, राणा संगा मेवाड़ मालवा, गुजरात लेफ्ट बाय हुमायूं। गुजरात को हुमायूं ने छोड़ा किसकी कमांड के अंदर, ऑफ एक इनएक्सपीरियंस ब्रदर की कमांड में, अस्कारी की कमांड में छोड़ दिया। पीपल ऑफ गुजरात जो थे ना, वो गुजराती रूल को ही चाहते थे। सीरीज ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग हुई, आर्म्ड रिबेलियंस हुई, बहादुर शाह के नॉबल्स, ठीक है। अस्कारी डिसाइडेड टू रिटर्न टू आगरा। अस्कारी ने कहा कौन मरेगा भाई बाबर के चक्कर में, भागो तुम आगरा। अस्कारी आगरा आगरा भाग गया। ये गुजरात में कुछ भागने का ट्रेंड ही है क्या, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा को देख लो। हुमायूं फियरिंग अस्कारी might take over Agra, march from Malwa and reconcile with Askari in राजस्थान। अब सून जो बहादुर शाह था ना, 1537 में ड्राउन होने के कारण उसकी डेथ हो गई। वो कुछ पोर्तुगीज के साथ स्क्रैपल हो गया था उसमें। गुजरात नो लॉन्गर अ थ्रेट। हुमायूं अब फोकस कर सकता था अटेंशन सारी शेर खान पे, एंड शेर खान या शेर शाह सूरी कुछ भी कह लो, एंड अफगान्स में, क्योंकि गुजरात नो लॉन्गर अ थ्रेट। अब जो था ना शेर खान या शेर शाह सूरी अफगान लीडर के बारे में पढ़ लेते हैं।
ही विद बहादुर शाह हैवी सब्सिडीज रेज्ड। बहादुर शाह इसकी मदद कर रहा था शेर खान की, तो उसकी सब्सिडीज़ के कारण उसने एक लार्ज आर्मी रेज करी और बंगाल का जो किंग था ना उसको ही डिफीट कर दिया। हुमायूं ने चुनार का फोर्ट कब्जा कर लिया जो गेटवे टू ईस्ट माना जाता था। ठीक है, ऑन वे फ्रॉम आगरा टू ईस्ट चुनार का फोर्ट कब्जा कर लिया। उसको 6 महीने लग गए वो कैप्चर करने में। हुमायूं ने देन हुमायूं ने देन मार्च करा हुमायूं देन मार्च टू बंगाल एंड मीनवाइल हिज यंगर ब्रदर हिंडाल अटेम्प्टेड टू एज्यूम क्राउन एट आगरा। हुमायूं ने बंगाल की तरफ जैसे मार्च करा उसके छोटे भाई हिंडाल ने आगरा की तरफ एज्यूम वो करा, अटेम्प्ट करा। अब बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में, मार्च 1539। ठीक है, मतलब गर्मियों के आने से जस्ट पहले का समय, होली गई होगी 1539 की। उसमें बैटल ऑफ चौसा होती है, उसमें शेर खान सूरी और हुमायूं की होती है। हुमायूं बस बाल बाल जान बचा के ही भाग पाता है। फिर अगले ही साल बैटल ऑफ कन्नौज होती है 1540 में, बिटरली कंकेस्ट होती है। हिंडाल और अस्कारी भी हुमायूं की मदद के लिए आ जाते हैं बट टू नो वेल। अब हुमायूं इसमें भी हार जाता है। अब फिर उसके बाद हुमायूं दर बदर भटक रहा है, उसके भाइयों ने उसे मरवाने की कोशिश कर ली, तो हुमायूं वॉज इन डिप्रेशन कि भाई अब क्या होगा चौसा और कन्नौज के बाद। बट वही है, दिन तो सबके बदलते हैं। पर हुमायूं पहली बात में हारा क्यों? अफगान जो ट्राइब्स होती थी ना वो ऑल नॉर्थ इंडिया स्कैटर थी, तो वो रीयूनाइट बहुत जल्दी होती थी किसी भी एबल्ड रूलर के अंदर, और उनमें जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। दस विदाउट विनिंग ओवर लोकल रूलर्स और जमींदार्स, मुगल ये जो लोकल आर्मी है ना अफगान की, इससे पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि मुगल आउटनंबर हो जाते थे। इल कंसीव्ड बंगाल एक्सपीडिशन में ना इल कंसीव्ड था इतना स्ट्रैटेजिकली। वैसे तो हुमायूं वॉज अ एबल्ड रूलर, एबल ऐसे सोल्जर, बट बंगाल का एक्सपीडिशन की स्ट्रैटेजी में गलती रह गई। इंटरनल डिफरेंसेस थे भाइयों के बीच में, जैसे हमने देखा हिंडाल अस्कारी, क्या इन सब भाइयों के बीच में ही डिफरेंसेस थे। अब शेरशाह और सूर्य एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं। 15 साल के करीब रहा, 1540 से 55। ये माइटीएस्ट एम्पायर था एमबीटी के बाद। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद माइटीएस्ट एम्पायर शेरशाह सूरी का था। ये बंगाल से इंडस तक था, कश्मीर इसमें नहीं था बस। 10 महीने के अंदर ना शेर खान ने ओवररन कर लिया पूरे राजस्थान को। जो मालदियो था, मालवा का मारवाड़ का राजा मालदियो मारवाड़ had whole of western and northern Rajasthan under control, attempted to create a large centralized state, regarded as threat by ruler of Delhi and Agra। जो मालदियो था ना, मारवाड़ का रूलर मालदियो, उसे दिल्ली के रूलर ना अपना थ्रेट मानते थे क्योंकि इसने वेस्टर्न और नॉर्दर्न राजस्थान को ना इकट्ठा कर लिया था। और ये थ्रेड बन चुका था। बोन ऑफ कंटेंशन जो थी ना दोनों के बीच में, वो ईस्टर्न राजस्थान को लेके थी। तो दोनों मतलब शेर सूर्य एम्पायर और इसके बीच में मालदियो मारवाड़ रूलर। अब होता क्या है, बैटल ऑफ समूल हुई, समूल की बैटल राजपूत एंड अफगान फोर्सेस। तो शेरशाह सूरी के अंदर राजपूत एंड अफगान फोर्सेस के बीच में ये लड़ाई हुई। अफगान फोर्सेस शेरशाह सूरी के अंदर थे था, और उन्होंने समूल अजमेर और जोधपुर के ना बीच का एक एरिया है, उसमें ये लड़ाई हुई 1544 में। शेरशाह सूरी का जो लास्ट कैंपेन था ना वो अगेंस्ट कलिंजर बुंदेलखंड। कलिंजर का जो किला था ना, कलिंजर का किला बुंदेलखंड, उसमें आफ्टर कैप्चरिंग इट जो शेरशाह सूरी था उसकी डेथ हो गई। इस्माइल शाह सूरी, ठीक है, वैसे तो ये कितना 9 साल के करीब रहा, 45 से 54। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक कैपेबल रूलर ही था, जनरल था, बट जो अफगान के ट्राइबल फ्यूड्स थे ना और ब्रदर्स के रिबेलियन, उसमें ये प्री ऑक्यूपाइड रहा। मुगल का इन्वेजन का फियर भी था, ठीक है, हेंस नॉट फोकस ऑन एक्सपेंशन। उसकी अर्ली डेथ से सिविल वॉर हुई, इसका एडवांटेज हुमायूं ने लिया।
ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी और बची हैं बस। शेर शाह सूरी के कंट्रीब्यूशन क्या रहे? इन मैनी वेज कंट्रीब्यूशन एंड कल्मिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत था। कल्मिनेशन कंटिन्यूएशन भी है और कल्मिनेशन भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। जो कुछ विलेजेस मिलके परगना बना रहे हैं, जो एक शिकदार के अंदर है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और एक मुंसिफ और अमील है जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है। शिकदार, मुंसिफ, अमील, परगना। शिकदार, मुंसिफ, अमील, परगना। शिकदार, मुंसिफ, अमील, परगना। परगना के ऊपर एक शिक है, शिकदार। परगना अंडर शिक और शिकदार अंडर द चार्ज ऑफ शिकदारे शिकदारन। शिकदारे शिकदारन, वो शिकदार के अंदर है परगना। शिक और सरकार, शिक और सरकार, शिकदारे शिकदरन। और फौजदार एंड मुंसिफी मुंसिफन। शिकदार, शिकदारी शिकदारन, मुंसिफी मुंसिफन। ओनली जो ऑफिसर्स थे ना, ओनली ऑफिसर डेजिग्नेशन न्यू। परगना एंड सरकार बोथ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अर्लियर टू। अब जो सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कंटिन्यू रही और डेवलप करी सल्तनत के पीरियड के लिए, मतलब जो सल्तनत में डेवलप करी थी वो सेंट्रल मशीन कंटिन्यू रही। तो ज़्यादा मिनिस्टर्स के हाथ में अथॉरिटी नहीं देना। फोरमोस्ट कंट्रीब्यूशन इज लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द एम्पायर। सेकेंड इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आर्मी और जस्टिस। लॉ एंड ऑर्डर तो है, बट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर तो है बट जस्टिस चाहिए। लॉ, रेवेन्यू सिस्टम एंड आर्मी। आफ्टर कल्टिवेबल लैंड, और जो ऑल कल्टिवेबल लैंड है ना, उसको क्लासीफाई 3 में कर लिया, गुड, मिडिल, बैड। अब जो शेरशाह सूरी था वो इंसिस्ट करता था मेजरमेंट ऑफ सोन लैंड एंड अ क्रॉप रेट कॉल्ड रे। वो कहता था कि सोन लैंड को मेजर करो और रे मेजर करो, ड्राइंग अपॉन laying down state shares of different type of crops, then this converted into cash on the basis of prevailing market rates in different areas। ठीक है, स्टेट का शेयर 1/3 होता था और ये कैश और क्रॉप में पे होती थी। अब जो एरियाज है, एरियाज सोन, टाइप्स ऑफ एरियाज कल्टिवेटेड, अमाउंट ऑफ ईच पीजेंट नीड टू पे, रिटर्न ऑन अ पेपर, पट्टा। पट्टा में लिख देते कितना एरिया कल्टीवेट हुआ, कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेट हुई, अमाउंट ईच पीसेंट नीड टू पे, ये भी इस पेपर पे पट्टा पे लिख देते थे। नो वन अलाउड टू चार्ज मोर देन दैट, पीसेंट नो द रेट। जो गार्ड अगेंस्ट फेमाइंस, एक सेस लिया जाता था, 2.5 सेर पर बीघा का टैक्स लिया जाता था ताकि फेमाइंस के दौरान प्रोवाइड कर सकें। वेरी सॉलिस्टियस ऑफ वेलफेयर ऑफ पीजेंट्री, जो अकबर खान सरवानी है ना, शर्वनी, अब्बास खान क्या कहता है कि जमींदार तो इतने काउड हो गए थे दैट नन डेयर टू रेज बैनर ऑफ रिबेलियन और टू मोलेस्ट ट्रेवलर्स। एवरी सोल्जर हैड हिज, हर सोल्जर का ना शेरशाह सूरी के राज में एक डिस्क्रिप्टिव रोल था जिसे चेहरा कहते थे, जो रिकॉर्ड होता था, और उसका जो है हॉर्स था ना वो इंपेरिकल साइंस के साथ ब्रांड करा जाता था। इसे डार्क सिस्टम कहते थे ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अब जो स्ट्रॉन्ग आर्मी है ना, विथ सोल्जर रिक्रूटेड डायरेक्टली, set up cantonments in different parts of the empire and strong garrison in each। cantonment establish करें, strong garrison। oppressor even if high nobles not spared, oppressors को तो सपोर्ट करना ही नहीं है। विलेज पंचायत और जमींदार डील विथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो काजीज थे ऑल्सो अपॉइंटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, काजीज भी अपॉइंट हो रहे थे। ठीक है, अपना इस्लाम शाह सूरी 1545 से 54, 9 साल।
उसने कैश सैलरीज दी एक तो सोल्जर्स को, फिर दूसरा कोडिफाइड द लॉज, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे इसने काफ़ी दिया है, कोडिफाई द लॉज, डूइंग अवे विद नीड फॉर स्पेशल सेट ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट इस्लामिक लॉज, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देख लेते हैं, कम्युनिकेशन। उसने ग्रेन ट्रैंक रोड जो थी रिस्टोर करी, जो इंडस से सोनारगांव जा रही थी। उसने लाहौर से मुल्तान जाने की भी रोड रिपेयर करी। आगरा से जोधपुर जाने की रोड, आगरा से जोधपुर एंड चित्तौड़ जाने वाली रोड, इविडेंटली लिंकिंग अप विद द रोड टू गुजरात सी पोर्ट। अब सराय बनाए उसने हर 2 किलोमीटर पे ऑन दीज रोड्स, ठीक है। सेपरेट लॉजिंग होती थी इसमें हिंदू मुसलमान की। एफर्ट्स टू सेटल विलेजेस नियर सराय एंड लैंड वॉज सेट अपार्ट फॉर दीज विलेजेस। एवरी सराय, सब सराय ना एक मार्केट टाउन कस्बाज में डेवलप होने लगे, और जो पीजेंट्स थे वो फ्लॉक टू सेल प्रोड्यूस, ठीक है। अब एवरी सराय हैड सेवरल वॉचमैन, हर सराय के बहुत सारे वॉचमैन होते थे, जिसका शहना शहना जिसका कस्टोडियन होता था। इसकी जो रोड्स और सराय होती थी उनको कहते थे आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। जो सराइज है ना आर यूज्ड एज स्टेज फॉर न्यू सर्विस डाक चौकीज। सराइज डाक चौकीज का भी यूज़ होने लगा था सराइज में। इन एंटायर एम्पायर जो थी, जो कस्टम ड्यूटी थी वो केवल 2 प्लेसेस पे दी जाती थी, बंगाल और बिहार में, एट बॉर्डर्स एट सीकरी गली एंड एट इंडस। सेकेंड टाइम ड्यूटी मांगना सेल्स ऑफ गुड पे ये एक अपराध था, ये मतलब इसे रिमूव कर दिया गया। He enjoined upon his governors, he enjoined upon his governors and amils dictum of शेख निज़मी। उसने अपने आमिल्स और गवर्नर्स पे ना एक डिक्टम लागू किया जो शेख निज़मी का था। इफ़ अ मर्चेंट डाइज, इफ़ अ मर्चेंट शुड डाई इन योर कंट्री, इफ इट अ परफाइडी, इट इज़ परफाइडी टू ले हैंड्स ऑन हिज प्रॉपर्टी। मतलब वो जुर्म है, मतलब वो घोर अपराध है कि अगर कोई ट्रैवलर या मर्चेंट तुम्हारी कंट्री में मर जाता है ना और उसके गुड्स पे तुम अपना हाथ डाल रहे हो तो ये अपराध है। मेड मुकद्दम एंड जमींदार रिस्पॉन्सिबल, किसी भी तरीके का लॉस हुआ ना मर्चेंट को रोड पे तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। दे हैड टू प्रोड्यूस स्टोलन गुड्स और थिंग्स, और पनिशमेंट अपने आप अंडर को करनी पड़ेगी। करेंसी रिफॉर्म्स भी कुछ कुछ आए, जैसे कि फाइन कॉइन्स जो होते हैं ना, सिल्वर गोल्ड कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन प्लेस ऑफ अर्लियर डेलिबरेट कॉइन्स ऑफ मिक्स्ड मेटल्स, ये होने लगा, फाइन कॉइन्स बनने लगे। और ही अटेम्प्ट टू फिक्स स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स ताकि ट्रेड प्रमोट हो सके। शेर शाह सूरी जो था एक ग्रेट बिल्डर था, उसका जो टॉम एट सासाराम था वो कल्मिनेशन ऑफ द अर्लियर एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू आर्किटेक्चर था। एक नई सिटी यमुना के बैंक पे बनाई गई जिसकी सोल सर्वाइवर अब पुराना किला एंड फाइन मॉस्क विद इन इट, ठीक है। पेट्रोनाइज लर्न मैन, सम फाइन हिंदी वर्क जैसे जैसे थे ना, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी जो पहले पद्मावत के अंदर था, ठीक है वो। ही वॉजंट अ रिलीजियस बाइकॉट, नहीं था वो, बट इस्लाम शाह, बट नीदर इस्लाम शाह, शेर शाह सूरी भी नहीं था, इस्लाम शाह भी नहीं था, बट कुछ ना ब्लॉट है अपना शेर शाह सूरी पे कि उसने पूरन मल का जो मर्डर किया ना और उसकी फैमिली का, वो एक बड़ी ही ट्रेचियस वे में हुआ आफ्टर ही वेकेटेड फोर्ट्स ऑफ राइजन इन मालवा इज अ बाइकॉट, नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ लिबरल बिहेवियर लिबरल पॉलिसीज, नॉट इनिशिएटेड लिबरल पॉलिसीज, जिजिया कंटिन्यू रहा, नॉबिलिटी अभी भी एक्सक्लूसिवली अफगान से ड्रॉ होती रही, state remained an Afghan institution based on race, tribe and fundamental changes only with the Akbar, ठीक है। हमने देख लिया क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं।
हमने बाबर का इंडिया आना देखा, हमने बैटल ऑफ पानीपत देखी, पानीपत खानवा, पानीपत खानवा गगरौन, पानीपत खागरा गगरौन सैम्यूल, पानीपत खागरा गगरौन सैम्यूल, पानीपत घाघरा सरगो, पानीपत घाघरा खानवा, पानीपत खानवा, पानीपत खानवा बैटल सी जो इम्पोर्टेंट थी। शेर खान सूरी का कंट्रीब्यूशन हम देख लेंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है शेर खान सूरी का, ठीक है। तो ये खत्म हो गया।